वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। वह सब मानवता वाहिगुरु जी का चैनल खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज की खास एपिसोड पर जुड़े हमारे मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। एलएम एन सिंह दिल्ली से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। अशोक सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली से ही। जगतार सिंह साहब हमारे साथ पुराने साथी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत ठीक है स्वागत जी। करता हूं। और आज की जो हमारी खास परिचर्चा का विषय है, जिसमें महान संत गुरु रविदास जी महाराज जी की जो परिकल्पना थी, बेगमपुरा राज की जो परिकल्पना थी, इस पर हम आज हमारे बुद्धिजीवी साथियों से हम बात करेंगे। और इसकी चर्चा का सूत्रपात भी हमारे अशोक सिंह जी हैं, जिन्होंने अभी हमारे बीच में बताया कि उन्होंने देश भर में कई राज्यों की यात्रा करके उनके संदेश को एक प्रकार से जन-जन तक पहुँचाने का बीड़ा भी उठाया है। और उनके कुछ हमारे साथी भी, जिसमें एलन सिंह साहब हैं, जगतार सिंह जी हैं और अशोक जी हैं, और भी साथी हैं। हमारे इस चैनल के संपादक मेघराज जी भी, उनकी भी परिकल्पना है, इस पर कई बार वो प्रोग्राम भी कर चुके हैं। तो आज के इस विषय पर हम 40 मिनट जो हमारा समय है, इस पर हम विस्तार से बातें करेंगे। संत गुरु महाराज जी की जो परिकल्पना थी, उनकी जो सपना थी, तो उस पर हम विस्तार से जानने के लिए आज की इस परिचर्चा को रखा है। तो सबसे पहले मैं आज की इस परिचर्चा का सूत्रधार जो हमारे अशोक सिंह जी साहब हैं, मैं उन्हीं से ही करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इसकी एक लंबी यात्रा भारत देश में की, भारत में की, और इसका जो अभिप्राय था वो विश्व भर में फैले हमारे गुरु महाराज जी के संदेशों को समझने और जानने वाले लोगों के लिए आज की ये परिचर्चा महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आज के इस विषय पर बात रखने के लिए अशोक सिंह साहब से आग्रह करूँगा कि इस विषय पर थोड़ी विस्तार से बात रखेंगे। सतनाम जोहार। जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का की खालसा वाहेगुरु जी वाहिगुरु जी की का फतेह। फतेह। जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोगों को ये यात्रा क्यों शुरू करनी पड़ी, तो उसके पीछे आज एक तो हमारा एक ऐतिहासिक संदर्भ है कि ये जो विचारधारा है, ये मार्क्सिज्म सोशलिज्म से पहले की विचारधारा है, जो वाकई में एक समाजवादी विचारधारा है और विपरीत कोण लिए हुए है। वो जो गुरु रविदास जी का जो बानी है, बेगमपुरा शहर को नाऊ, उसमें वो कहते, उनकी एक दृष्टि है कि एक ऐसा शहर हो जहाँ दुख ना हो, जहाँ जाति भेद ना हो, जहाँ कोई आतंक ना हो, कोई कलंक ना हो, कोई धार्मिक उत्पीड़न ना हो, जाति उत्पीड़न ना हो, कोई ज्यादा कोई टैक्स ना हो, समता स्वतंत्रता। तो इस तरीके की एक उनकी परिकल्पना है। और बाद में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, उन्होंने उस परिकल्पना के आधार पे जो खालसा खालसा राज की बात कही, वो उसी बेगमपुरा विचार का खालसा राज है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो गुरु रविदास ने जो बेगमपुरा की संकल्पना पेश की, उसके बाद अकबर के टाइम में तुलसीदास ने एक संकल्पना पेश की रामराज की। रामराज की जो संकल्पना है, जो बेगमपुरा की संकल्पना है, वो समाजवादी संकल्पना है, जो अभी मैंने बताया। जो तुलसी की रामराज की संकल्पना है, जो तुलसी का रामराज यूटोपिया है, वो एक ऐसा राज्य है जहां राजा ब्राह्मणों के अधीन हो और ब्राह्मण इस देश का भूदेव कहलाए, और जो ब्राह्मण कहे वही राजा करे। ये रामराज का मकसद है। आप तुलसीकृत रामायण में देखेंगे तो राम बिना ब्राह्मणों के आदेश के कोई काम करते नहीं नजर आते। तो एक राम तुलसीदास के थे,
जो सगुण थे, जिनका रूप रंग आकार प्रकार था, और एक राम गुरुओं के थे, भक्तों के थे, जो जो शब्द है, जो नाम है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 600 साल पहले जो एक परिकल्पना हमारे गुरुओं ने की, जिसपे करीब 200 साल का लंबा संघर्ष है, 1499 से 1699 तक का अगर टाइम आप देखें, 200 साल एकदम संघर्ष चला है। गुरु नानक जी के से शुरू हुआ संघर्ष 1499 से 1699 में खालसा पंथ की स्थापना तक, वो बड़ा कठिन दौर था। इसके बाद भी हमारे गुरुओं ने उस मानवता की लड़ाई को कभी पीछे नहीं जाने दिया। उसमें जो भी समय आए, सिचुएशन आए, जब हम उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, कितनी मतलब जिल्लत भरी, कितने दर्द भरी मौतें दी गई। बाद में बंदा सिंह बहादुर, उनको, उनके साथियों को गिरफ्तार करके कितनी दर्दनाक मौत दी गई। तो वो एक जो ये जो पूरा संघर्ष है, वो उसी बेगमपुरा को प्राप्त करने का संघर्ष है। एक ऐसा स्टेट बनाने का, एक ऐसा समाज बनाने का संघर्ष है जहां समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व हो। वहीं दूसरी तरफ तुलसी का रामराज है, वो भी एक संकल्पना ही है, वो भी कोई हकीकत नहीं है, वो भी तुलसी का यूटोपिया ही है, रामराज। उस रामराज को साकार करने के लिए जो ब्राह्मणों ने, अगर आप देखो तो इन्होंने शुरू से प्रयास किए हैं। जब मुगल थे तब ब्राह्मणों ने उनके साथ गठजोड़ किया और अपने आप को यह दिखाया कि जो जिसको आप हिंदू कहते हो, हम वो नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। जब तक मुगल थे तब तक हिंदू धर्म नहीं था, ब्राह्मण धर्म था। लेकिन जब मुगल गए, ब्रिटिश आए, और ब्रिटिशों के टाइम में जब यहाँ डेमोक्रेसी की बात होने लगी, तो डेमोक्रेसी में जिसका बहुमत होगा उसका शासन होगा, जो संख्या बल में ज्यादा होंगे उनका राज होगा। तो ये बड़ी चालाकी से ब्राह्मणीकरण का हिंदूकरण करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो जो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इन्होंने स्वराज स्वराज का नारा लगाया, गांधी को आगे बढ़ाया। तो जो ये स्वराज है, स्वराज के बाद फिर रामराज, ये जितना भी है, ये सब वही तुलसी का जो यूटोपिया था, उसको प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा किया गया षड्यंत्र था। और आज वो अपने मकसद में कामयाब है। आज आज उनका रामराज स्थापित है। यहाँ का जो राजा है, वो ब्राह्मणों के की सलाह के बिना एक कदम नहीं चल सकता, और यही तो रामराज। लेकिन जो सपना हमारे गुरुओं ने, हमारे भक्तों ने 600 साल पहले देखा, बेगमपुरा खालसा राज का सपना, उसके लिए कितना काम हुआ, कितना हम सफल हो पाए, जितने भी जो ये जो मूल्य है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये इसके जो जो गुरुओं की विचारधारा बाद में जब आधुनिक युग में अगर हम आके देखें, तो देश भर में अलग अलग जगहों में इन्हीं मूल्यों के लिए संघर्ष हुए हैं। अगर आप बंगाल में देखो तो नाम शूद्र आंदोलन इन्हीं मूल्यों के लिए संघर्ष करता मिलेगा। साउथ में चले जाओ, आदि द्रविड़ आंदोलन है, आदि आंध्रा आंदोलन है। जो ये आदि द्रविड़ आंदोलन है, इसको एक अयोधी दास तासर नाम के व्यक्ति ने शुरू किया था। बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को वहां पे बढ़ाने का काम सबसे पहले शुरू किया तमिलनाडु में। इधर पंजाब की धरती में जो सिख मिशन है, वो पूरा इन्हीं मूल्यों पे आधारित है। महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फूले हो गए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, छत्रपति साहू जी महाराज हो गए। उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानंद ने आदि हिंदू मूवमेंट, ये सब उन्हीं मानवीय मूल्यों को प्राप्त करने के लिए चलाए गए आंदोलन। लेकिन आज
जो ब्राह्मणवादियों का जो राम राज है वो पूरी तरह स्थापित हो चुका है। और हमारे गुरुओं का जो सपना है बेगमपुरा खालसा राज, उस मिशन को हम कितना कंटिन्यू कर पा रहे हैं, कितना उसको लोगों तक लेके जा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि उस पे काम हो रहा है। जब हम लोगों ने ये देखा कि आज कांग्रेस के पास एक विचारधारा थी, एक विजन था उसका, स्वराज। भाजपा के पास एक विजन था रामराज। हमारे पास क्या है? तो हमने एक विजन बनाया बेगमपुरा राज, बेगमपुरा खालसा राज। और ये कोई हमारा विजन नहीं है, ये हमारे गुरुओं का, भक्तों का, महापुरुषों का विजन है जिसके लिए संघर्ष किया। उसकी जानकारी एक अमेरिकन लेडी थी, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने एक किताब लिखी है, अ, किताब बेगमपुरा, सीकिंग बेगमपुरा। अभी उनकी 2-3 साल पहले ही डेथ हुई है। उन्होंने महाराष्ट्र में शादी की थी। तो वो ये बताती हैं कि ये रविदास से लेके जितने आधुनिक युग तक के जितने भी गुरु महापुरुष हुए हैं, किस तरीके से उस बेगमपुरा की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। तो आज हम समझते हैं कि अगर ये जो देश की जो ये उत्पीड़ित शोषित जनता है, इनके लिए अगर कोई कारगर संकल्पना हो सकती है तो वो बेगमपुरा स्टेट की जो संकल्पना है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे के मूल समाहित है, उस पे बात होनी चाहिए, उस पे काम होनी चाहिए। और ये जो संकल्पना है ये गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। इसलिए हमने रैली में कई जगह लोगों ने पूछा कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, तो हमने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो गुरु ग्रंथ साहिब है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में जो हमारे 10 गुरु और उसके अलावा 6 गुरु और करीब 36 भगत गुरुओं की बानियां संकलित हैं। और वो सारी की सारी बानियां हमारे समाज, जो यहाँ शोषित पीड़ित उत्पीड़ित समाज है, उसके हित की बात करती। इसलिए कई बार कई भाषणों में मान्यवर कांसीराम साहब जब बीएसपी मूवमेंट को लेके चले थे, तो कई भाषणों में उन्होंने भी इस बात को कहा मंचों से कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो गुरु ग्रंथ साहिब। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत यह, जब हम लोग गए पूरे भारत में, तो अभी पंजाब और पंजाब के आसपास के बाहर सिख, जो थोड़े बहुत सिख गुरुद्वारे हैं, वो जो वहां पे जा जाके फैमिली बसी हुई है, वो उनके जो कर्म है, जो उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो गुरुद्वारों तक ही सीमित है। वहां आसपास जो रहने वाला एक बहुसंख्यक उत्पीड़ित समाज है, उन उन तक गुरुओं की, भक्तों की शिक्षाएं आज तक नहीं पहुंची। तो एक इस देश में एक विशाल, जिसको हम 90-95% समाज ऐसा है, SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसको आज गुरुओं की, भक्तों की जो मानवतावादी सोच है, समतावादी जी सोच है, उस उसकी जरूरत है। अब ये हमें सोचना पड़ेगा, जो समाज के विषय में सोचते हैं, ये उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये विचारधारा, ये संदेश हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, कैसे उनको जी इन संदेशों से इंट्रोड्यूस कराएं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई जो भी हमारे पास सीमित साधन संसाधन है, तो इन्हीं सीमित साधन संसाधनों से हमें ये पहल शुरू करनी चाहिए। जी तो इस सोच के तहत हम लोगों ने शुरुआत की। बाद में कुछ साथी आए, सहयोग के लिए आगे आए, और हालांकि हम ज्यादातर हमें संघर्ष करना पड़ा कई जगहों में। कई कई दिन तो हम बिना खाए पिए भी रह गए, क्योंकि 50 लोग थे। रोज रोज खाना, कहीं ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग पहले से बोले कि हम एक दिन के रुकने की व्यवस्था करेंगे, और जब हम लोग पहुंचे
तो पता चला वो सब परिवार ही गांव से गायब। तो जी। ऐसी भी स्थितियां कई जगह आई। तो हम लोग चना रखे थे, गुड़ रखे थे, तो भाई चलो चना गुड़ चाव लेते हैं, आज का काम चलाते हैं, कल देखेंगे। कोई नहीं, जी। जब जब आप एक बड़े उद्देश्य को लेके जाते हैं तो हर तरीके के सिचुएशन सामने आती हैं। और उसके बाद से जब हम करीब 5-6 लाख तो हमने पंपलेट बांटे थे कि जिनसे हम डायरेक्ट मिलेंगे तो मिलेंगे, और नहीं तो पंपलेट किसी न किसी माध्यम से लोगों को मिलेगा। उसके बाद से देश भर से संपर्क बने पूरे देश भर में, और आज की डेट में जहां जहां हम गए करीब हर स्टेट में हमारे संपर्क हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो थोड़ा और तेज किया जाए। जी। क्योंकि ये जो आज का जो ब्राह्मणवादी राम राज है, इसको अगर खत्म करना है तो आपको बेगमपुरा खालसा राज की बात लोगों को समझानी पड़ेगी। जी। एक विचार को एक विचार ही खत्म करता है। तो जो ये रामराज विचार है तुलसी का, उस पे ब्राह्मणों ने काम करके उस तुलसी के सपने को पूरा कर लिया। आपको मैं बताना चाहूंगा 1964 में मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका के ब्लैकों को कहा था, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। और उनका सपना ये था, उन्होंने कहा मेरा सपना है कि यहाँ जो व्हाइट हाउस है, जो अमेरिका में जो गोरे लोग हैं, उन्होंने अपने लिए व्हाइट हाउस बनाया था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मेरा सपना है कि एक दिन काला आदमी इस व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट बने। और उस सपने को वहां का यहाँ का जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, वो तो संख्या में बहुत ज्यादा है। वहां जो अमेरिका के ब्लैक हैं वो संख्या में मात्र 15%। फिर भी उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत मार्टिन लूथर किंग का सपना 50 साल में पूरा करके दिखा दिया। 2009 में बराक ओबामा वहां प्रेसिडेंट बनने में कामयाब रहे। तो जहां पूरा व्हाइटों का बहुमत था, वहां उनकी जो संकल्प शक्ति थी, जो उनका समर्पण था, जो डेडिकेशन था काम करने का, उसके आधार पे वहां जो व्हाइट हाउस व्हाइटों के लिए बनाया गया था, गोरों के लिए बनाया गया था, वहां का जो प्रेसिडेंट काला बना। तो जी। जिनके अनुयायी अपने महापुरुषों की बातों को समझते हैं, उसको अपना मिशन बना के चलते हैं, जी। उनका सपना साकार होता है। और जिनके अनुयायी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वो हमेशा सफर करते हैं, हमेशा प्रताड़ित होते हैं। तो जी। आज आज जिस तरीके की इस देश में सिचुएशंस डेवलप हो रहे हैं, तो हमें एक लक्ष्य पे फोकस होके काम करने की जरूरत है। और वो जी। लक्ष्य जी। हम लोगों ने वो लक्ष्य तय कर लिया है कि वो लक्ष्य हमारे बहुसंख्यक समाज के लिए, वो लक्ष्य हमारे गुरुओं महापुरुषों का ही लक्ष्य है। उसी में चल के कामयाबी हमें मिल सकती है। हमारे जो मानवीय मूल हैं वो सुरक्षित रह सकते जी। हैं। भले जी। जी। टाइम लगे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इस पे हम लोगों को अवेयर करें देश भर में। तो जी। उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। जी, अशोक जी हमारे साथ बने रहें। अब मैं और भी लोगों की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस जी जी परिचर्चा पर, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। भगवान दास जी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं उनसे जी चाहूँगा जी कि संक्षिप्त प्रतिक्रिया उनसे भी ले लूँ, क्योंकि बेगमपुरा राज की जो परिकल्पना थी गुरु रविदास महाराज जी की, उस पर अभी जो इसकी यात्रा कर चुके अशोक सिंह साहब ने जो विस्तार से अपनी बातें रखी है, उसको अभी आपने ध्यान से सुना भी। तो मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ी आपकी अपनी प्रतिक्रिया के स्वरूप आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे, भगवान दास जी। जी जय भीम, नमो बुद्धाय। खैर बिल्कुल सही बात है, हमारे जो बड़े भाई बोल रहे थे अशोक भाई, तो उनका जो अनुभव है, और वो चूंकि अब हम उनको बड़े ही
वरिष्ठ समाज सेवक कहेंगे, क्योंकि जो बड़ी लंबी यात्रा कर चुके हैं उसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करेंगे और उनको बहुत बहुत कोट कोट बधाई भी देंगे इस यात्रा के लिए। और हम आगे ये कहेंगे, ये उनको भरोसा दिलाएंगे कि इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम करें तो भगवान दास अहिरवार आपके साथ तन मन से बिल्कुल आपके कदमों से कदम और कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और ये हमारा वचन ही नहीं, ये हमारा प्रण भी है। सच्चाई ये है कि जो उनकी विचारधारा थी, उन्होंने कहा राम के बारे में, तो राम उन्होंने 2 प्रकार के बताए, लेकिन हम तो कहते हैं 3 प्रकार और 4 प्रकार के राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम जगत पसारा, एक राम है इस जग से न्यारा। चूंकि हमारे जो संत महापुरुषों के राम थे, जो हमारे रविदास जी के राम थे, जो हमारे रविदास जी के इष्ट देव थे, क्योंकि ये महा ऋषि नहीं बल्कि संत शिरोमणि कहा गया। जबकि मनुवाद में या ब्राह्मणवाद में जितने भी आज तक महात्मा हुए हैं या ऋषि हुए हैं, उन सभी से बढ़ के दलितों में और हमारे मूल निवासी वर्ग में जो महापुरुष हुए हैं, उनको सबाया माना गया है। क्योंकि बाबा साहब को देखिए तो बाबा साहब उनका नाम पड़ा, कांसी राम साहब को देखिए तो कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। संत रविदास जी को देखिए तो संत शिरोमणि कहा गया। इसी तरह से आप कबीरदास जी को देखिए, मतलब हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन महात्माओं ने अपने तन मन से, मतलब आत्मविश्वास के साथ इतनी भक्ति या इतना कर्म किया है कि उस कर्म की बदौलत वो बहुत ही मजबूत पहुंचे। लेकिन हम लोग निकम्मे हैं, हम लोग निकम्मे हैं। और विशेष तौर से हम ये कहेंगे कि हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है, हमारे जो पढ़े लिखे भाई हैं, वो पढ़े लिखे भाई हमारे समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और हमारे समाज के साथ वो सबसे बड़े गद्दार हैं, वो जो अपने कर्म को भूल करके अपने बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार सम्मान को, या हमारे संत रविदास, क्योंकि संत रविदास जी ने भी यही कहा था कि मैं चाहूं राज जैसा, मैं चाहूं राज ऐसा सब सम बसें, छोटे बड़े सब सम बसें, सॉरी सबको मिले अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। तो हमारे रविदास जी का या हमारे जितने भी, क्या बोल रहे हैं भाई? आप बिल्कुल तो ऐसा चाहूं राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। तो हमारा मतलब यही है कि हम सब लोग, हम लोगों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे संतों ने हमारे उसी एक लाइन पे काम किया है, समता मूलक समाज के लिए। समता मूलक समाज के लिए जो काम करने वाले बंधु थे, समता मूलक समाज के लिए जो कार्य कर रहे थे, उन बंधुओं को साथ देने वाला कोई नहीं मिला। आप सोच सकते हैं इस बात को कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय इस मनुवादी व्यवस्था के कारण उनको चुनाव हरवा दिया जाता है और उनके यहाँ जो झाड़ू पोछा करने वाला व्यक्ति था उसको चुनाव जितवा दिया जाता है। ऐसा हम लोगों को पीछे जो कार्य करने वाला है समाज में, उसको पीछे ढकेलने का काम किया जाता है। विशेष तौर से हम अपने अपने ही व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूं कि हमारे अपने लोग हमारे लोगों को जो है आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जिसके कारण हमारे समाज का पतन हो रहा है। और बल्कि बहुत बड़े, जिसमें जो हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि मायावती और अखिलेश यादव जी को तक कह दूंगा, क्योंकि हम अगर हिस्सों में बटे रहेंगे तो हमारे ऊपर दुश्मन तो भारी पड़ेगा। जब तक हम एक होके काम ना करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके रविदास जी, कबीरदास जी और जितने भी महापुरुष हुए, सारे महापुरुषों की यही विचारधारा थी कि हम लोग एक होकर के काम करें, हम लोग संगठित रहें। बाबा साहब ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम संगठित रहें, लेकिन संगठन के नाम पे हम सभी सीएम बन जाएं, हम हमारी पार्टी का राज जा जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाएं। अरे भाई, कम से कम ये तो देखो कि हम सब पहले एक हो, हम सब एक मंच पे आए। हम सब एक मंच पे आने के बाद समाज का ये देखें कि समाज के साथ कहां क्या हो रहा है। मणिपुर जल रहा, मणिपुर में किसी की आवाज नहीं उठी। हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, वहां कहीं कोई नहीं बोलता। हमारे जो पढ़े लिखे अधिकारी बैठे हैं, जो यहाँ तक कि एसडीएम बने बैठे हैं, उन लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आती है। तो हमारा ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और इस काम पे जो हम लोग नीचे जमीनी रूप पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग
ही काम कर रहे हैं, बाकी जो हमारे लीडर हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारे अपने आप को ये नहीं समझ जी रहे हैं कि हमें कुछ करना चाहिए समाज के साथ, और हमें अपने जो है संत महात्माओं की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जी। शुक्रिया भगवान दास जी आपकी प्रतिक्रिया के लिए। मैं हमारे साथ बीच में जुड़े एएलएम सिंह साहब से मैं चाहूंगा कि काफी देर से हमारे वक्ताओं की बातें सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी आवाज को खोलें और आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपने विचार रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। आज मैं पहली बार आपके साथ ज्वाइन हुआ हूँ। मैं विचार मैंने सुने और बड़े अच्छे विचार लगे। अशोक जी से भी मेरी आज दूसरी बार मुलाकात हुई। जगतार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे इस चर्चा में शामिल किया। दो चीजों के अंदर ना, मैं पहली बात तो बेगमपुरा जो हमारी परिकल्पना है, इसके ऊपर मैं पहली बार जब अम, पढ़ रहा था तभी ध्यान आया। फिर दूसरा क्या, जब मेरी 10th क्लास है वो भी बेगमपुरा में हुई, और आज जहां मैं बैठा हूँ ये भी बेगमपुरा ही है। दिल्ली में दो जी। बेगमपुरा है, एक तो ये रोहिणी वाला बेगमपुरा जहां मैं आज बैठा हूँ, और मेरी वैसे पढ़ाई जो हुई मोतीबाग में, दिल्ली में एक जगह है मोतीबाग में। जी लेकिन जी। मेरा 11th में एडमिशन नहीं हो रहा था, सीटें फुल हो गई ये कुछ भी, तो मेरा एडमिशन जाके बेगमपुर स्कूल है अपना मालवीय नगर में, MMTC कॉलोनी, तो वहां पर हुआ। तो ये दोनों बार बेगमपुरा आया, और जब मैं यहाँ रहने आया तो यहाँ मैंने पूछा भी बेगमपुरा दो हैं, ये कौन सा? वो कह रहे जी यहाँ कोई बेगम हुआ करती थी, और वो शिकार खेलने के लिए जब आई तो शेर ने घेर लिया, तो यहाँ के यादवों ने उसको बचाया, तो इसका नाम बेगमपुरा बन गया। मैंने कहा वहां वाला बेगमपुरा भी ऐसा ही है? वो कह रहे नहीं जी अलग है। तो मैंने कहा दिल्ली के दो हैं, हरियाणा में भी दो हैं, पंजाब में मेरे ख्याल से 3 है वहां पर बेगमपुरा। पूरे ये समझो पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक आपको बेगमपुरा मिलेंगे। आखिर में बेगमपुरा है का, जब मैंने इस जब बहुत ज्यादा विचार और सब चीजों से पता करना शुरू किया, तो सिक्खी से पहले जब शुरू हुआ ना, जिसे हम बोलते हैं अकबर ने दीन इलाही शुरू हुआ, तो जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, जो विचार विमर्श करने वाले लोग थे, ये उनके लिए बनी हुई जगह हुआ करती थी बेगमपुरा। ये किसी बेगम से रिलेटेड नहीं हुआ करता था। जी। बाद में सिक्खी आई, उसके बाद ये चीज चला। लेकिन हम उन सब संकल्पनाओं के साथ एक चीज को मैं नोट कर रहा हूँ कि हम तकरीबन, मेरी उम्र आज 52 साल हो चुकी है। कांशी राम जी को मैंने तब देखा था जब मैं 74-75 के समय में, जब मैं पंजाब में देख रहा हूँ उनको साइकिल पे जाते हुए देखा। DS4 से BSP बनी थी तब वो। इन चीजों को देखते देखते काफी लंबा समय निकल गया। वहीं BSP है, वहीं पर आज भी दलित समाज है, हम आज भी अपने राज की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें होंगी कैसे? या तो हमें कोई एक रोल मॉडल देखना है। रोल मॉडल का सबसे अच्छा इजीएस्ट वे मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी 2007 के अंदर संघर्ष स्टार्ट करती है, और वो 10 के अंदर अपने लिए सीटें मांगने लगती है पार्टी बना के। 14 के इलेक्शन में हालांकि मान लेते हैं उनका एक मुख्यमंत्री पंजाब में और एक यहाँ पर, है ना। मैं आम आदमी पार्टी से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं उस पार्टी का हूं भी नहीं। लेकिन हाँ, हम ये देख सकते हैं कि एक पार्टी ऐसा क्या करती है, वो फंडिंग कैसे करती है कि वो एकदम से काया पलट करके अपने आप को मजबूती से खड़ा कर लेती है। उल्टा हुआ कि हमारा एक जिसे BSP कह सकते हैं, BSP के साथ साथ और भी अलग अलग पार्टियां आई। एक दूसरे को नुकसान भी होता है इन पार्टियों से। फिर दूसरी बात, पार्टियां दो ही चलती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, या वो डेमोक्रेट होंगे या वो जिसे बोलते हैं राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट होंगे। हमारे यहाँ पर भी देखा, बीजेपी राष्ट्रवादी है, डेमोक्रेटिक है। अब BSP क्या है? अगर BSP डेमोक्रेटिक है तो उसने फिर राष्ट्रवादी दलों के साथ सत्ता का विभाजन या अपना गठबंधन क्यों कर रही है? हम राजनीतिक कारणों के लिए, हमने राजनीतिक बौद्धिक समाज जो है, जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र की बहुत गहरी नॉलेज है, हमने उनको कभी इनवाइट नहीं किया आज तक। वरना अगर वो 4 साल में कर सकते हैं, हम 6 में कर लेंगे। लेकिन हम एक बड़ा मुकाम बना सकते हैं, हमने उन चीजों पे रिसर्च नहीं किया अभी। फिर दूसरा है हमेशा किसी ना किसी शक्ति का हाथ पकड़ के ही सत्ता परिवर्तन होता है। भले ही वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ हो,
बाबर के साथ आने वाला ब्राह्मणों का राज हुआ हो, या फिर आप यूरोप की और जो क्रांति हुई है वो किसी ना किसी एक शक्ति के साथ तालमेल के साथ ही होती है, अदरवाइज बाकी सारी कोरी बातें होती हैं और कुछ नहीं होता। विचारधाराएं वही होंगी दो, या राष्ट्रवादी होंगी या लोकतांत्रिक होंगी। हम क्या हैं या विचारधारा, इसको तो हम मतलब हमें मालूम पड़ जाएगा थोड़े दिनों के अंदर कि हम मतलब कौन सी संकल्पना के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें मतलब मेरे विचार थोड़े से राजनीतिक और सोशियोलॉजी से ज्यादा संबंधित होते हैं। और दूसरा, मैं पहले बता नहीं पाया कि मैं वास्तव में MBA हूँ टूरिज्म के अंदर, और तकरीबन अलग अलग कंट्रीज के अंदर घूम के बड़ी नई नई देशों के साथ, जिसे कहते हैं ना, मैंने संस्कृतियों को देखा, समझा, उनके साथ रहने का मौका मिला मुझे। और दूसरा, फिलहाल अब तो नहीं, लेकिन हाँ पुराना, मैं कांग्रेस NSUI का कार्यकर्ता रह चुका हूँ अपने कॉलेज टाइम से। कांग्रेस की विचारधारा को इसलिए भी पसंद करता था कि भी ये बिल्कुल सही चली, गलत नहीं चली। और मैंने अपनी बहुत सारी पोस्टों में भी कहा कि बहुत जगह पे कई बार एक बड़ा मुकाम आता है कि भी 84 के दंगों का, बहुत बार ब्लू स्टार का, तो मैं उसमें अपनी बहुत बड़ी अच्छी पोस्टों को मैंने खुल के लिखा है कि ना तो ब्लू स्टार कांग्रेस ने कराया, ना 84 के दंगे, ये सारा का सारा प्री प्लान था, चला। वही विदेशी शक्तियां जो लोग काम कराती हैं वो करवाती हैं अपने लिए, फिर वो किसको खत्म करती हैं, किसको रुकती हैं, वो भी सारा काम सेटिंग होती है। तो इसलिए क्या, हमें राजनीति को हर एक कॉर्नर, हर एक बिंदु को गंभीरता से जब तक हम नहीं समझेंगे, हम बेगमपुरा को जैसे 50-60 साल लग गए हमें चीजों को करते हुए, ऐसे कहीं और समय ना लगे इनको। 6-8 साल के अंदर अगर हमारा एक बनता है कि हम 2030 के अंदर अपनी पूरी सरकारें बदल देंगे और कर देंगे, वो तो एक चीज के लिए, उसके लिए काम किया जा सकता है, बाकी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी मतलब आप सब करते रहे, मैं जुड़ता रहूंगा आपके साथ। अपनी कुछ और चीजें भी मैं मतलब जिन पे मेरे बड़े गंभीर बिंदु हैं मेरे कार्यों का, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। आज मैं पहली बार मीटिंग में मिला हूँ, लेकिन हाँ मुझे बहुत अशोक जी की बातों से बहुत सही मतलब एक चीज पता लगी कि भी हम काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम देरी ना करें उसमें, अब एकदम खींच के रखें उस चीज को, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी काम है। क्योंकि मैं आपको बहुत सही। यूरोप की जो सत्ता परिवर्तन की चीजें हैं, और इस जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो ये व्हाइट सुप्रीमेसी है, बाकी ये बात सही है, जो व्हाइट हाउस बना वो बना इसलिए था क्योंकि गोरे लोगों का एक चिन्ह था कि भी ये व्हाइट हाउस है। लेकिन आप इतिहास को बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे तो इस व्हाइट सुप्रीमेसी को अगर किसी ने बहुत कह सकते हो कि अम, बहुत तेजी से जूझा है या हराया है, वो कौन सी शक्ति है, इसको भी हमें देखना है। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर काम करने वाले वही है। देखो, ये जिसे हम यहूदी बोल रहे हैं, इस्लाम बोल रहे हैं, क्रिश्चियन बोल रहे हैं, ये सारे एक हिसाब से अब्राहमिक है। व्हाइट सुप्रीमेसी से अगर कोई लड़ा है तो वो चाइनीज है या मंगोल है। ब्राह्मण को भी बीच में आज युवतियों के साथ किरण जी, ब्राह्मणों देखो, ब्राह्मण अपने आप ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖੋਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇਜਿਪਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਮੀਮ ਜਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਿਟੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪਿੰਡ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚ, ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਦਾਂ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡੂੰਘੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 2030 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗਾ। ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। बिल्कुल, जहां तक ब्राह्मणों का संबंध है, ये समय परिस्थिति के जगतार हिसाब से सिंह जी अपनी आदत को जी बदलते रहते हैं। अब जैसे जी जी जगतार आजकल सिंह जी अपनी आवाज खोले। बहुत बहुत शुक्रिया MLN सिंह साहब। से जगतार आजकल सिंह जी अब जी, अशोक जी बोल रहे हेलो, हैं, बोल रहे हैं। हाँ मैं जी ये अशोक कह जी रहा था कि जो ब्राह्मण हैं, ये समय परिस्थिति के हिसाब से ब्राह्मण डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता, उसका कारण है, कभी भी हम्म नहीं हो सकता। हम्म कारण ये है कि डेमोक्रेटिक होते ही उसके हाथ से सत्ता वो साम्राज्य खिसक जाएगा। हम्म वो डेमोक्रेटिक कभी नहीं। दूसरी चीज, ब्राह्मण समय परिस्थिति के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बदलता है। जी जी जब जब जजिया कर लगाने का नंबर आया तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि हम तो हिंदू हैं ही नहीं, हमारे ऊपर क्यों लगाओगे जजिया कर, हम तो ब्राह्मण हैं। हम्म तो वो जजिया कर से बच गए। हिंदुओं में जजिया कर लगा, ब्राह्मणों में नहीं लगा। जब ब्रिटिश आए तो ये कहने लगे कि भाई आप विदेशी हो, हम भी तो विदेशी हैं, हम भी आर्य हैं। जो आर्य फिलॉसफी है, ये ब्राह्मणों की दी हुई फिलॉसफी है कि हम भी, तुम भी विदेशी, हम भी विदेशी, इसलिए हम विदेशी विदेशी भाई भाई। तो हमको अपने जो सत्ता है, तुम्हारा जो ब्रिटिश एम्पायर है, उसमें कम से कम प्रशासक तो बना के रखो। और जो ये आर्य है, आर्य बुद्धिस्टों का जो पाली शब्द है आर्य, आर्य का मतलब होता था श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ पदवी इन्होंने अपने आप में चिपका ली, आर्य बन गए, श्रेष्ठ बन गए। आजकल जब हिंदू हिंदू करके पूरे देश दुनिया में थू थू हो रही है हिंदुओं की, तो ये अब उसको, उस शब्दावली को बदल के अब सनातनी बनते जा रहे हैं। अब आजकल जो है, तो आज हिंदू की जगह अब सनातन एक नया ट्रेंड जोर शोर से प्रचार में आ रहा है। तो ये जी जब जी जब 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 जैसे जैसे इनको अपना पाला बदलने का टाइम मौका मिलता है, वो बदलते रहते हैं। बस एक उद्देश्य इनका एक ही है कि इस देश में किसी भी परिस्थिति में अपना जो प्रभुत्व है वो कायम रखना। जी अशोक जी, एक थोड़ा सा भैया रोकूंगा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। अभी जी जब ये राम मंदिर के जब आधारशिला वगैरह की बात चल रही थी कहाँ रखना, उससे पहले ये जो सात गुरु हैं साउथ में, सात गुरु जी, आपने देखा होगा, वो मोटरसाइकिल पे अराउंड मेरे ख्याल से पूरा इन्होंने गल्फ कंट्री कवर किया। सभी जो लीडर हैं गल्फ कंट्री के, उनसे मिले। ये मेरे पास एक वीडियो भी होगा, मैं आपको भेज दूंगा। ये इनकी एक चपलता है कि ये मोटरसाइकिल से लेके अपने साधु संतों को मतलब यात्रा भी करवा लेते हैं, उनसे योगा भी करा लेंगे, उनसे भभूतियां भी बेच लेंगे, उनसे सब कुछ करवा लेते हैं। हम इस तरह का प्रपंच, ना तो हमारे पास समय होता है, ना हमारे पास उस तरह के लोग हैं। अगर मैं बोलूँ ना कि जैसे कि भी किसी जगह पे अगर हमें कोई डेलीगेशन भेजना है, तो हमारा डेलीगेशन तैयार ही नहीं हो पाता कि किसी से फंडिंग क्या ली जाए। जैसे मैं अभी बताऊं कि 2007 के अंदर ये काम शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, इसके पास इतना बड़ा फंड आया था कि ये सब कुछ खेल लेते हैं। ये फंड बिल्कुल। देने वाले कौन से लोग हैं? अगर फोर्ड ये फाउंडेशन इनको फंड दे सकती है, ये तो फोर्ड ये फाउंडेशन तो बेगमपुरा को क्यों नहीं दे सकती? नहीं, वो देखिए, ऐसा है कि जो इस देश का ब्राह्मण बनिया तंत्र है, वो अगर चाहे तो हर दिन दो राष्ट्रीय पार्टी बना दे, हर दिन बना देगा। हम्म उनके पास मीडिया, एक गधे को भी वो बैठा के रात भर में नेता बना देंगे। पैसा पूरे देश का पैसा लूट के ये रख रखे हैं, प्रचार का साधन इनके पास है, सत्ता इनके पास है। तो जहां तक केजरीवाल का, मैं भी 2008 से दिल्ली में हूँ, और केजरीवाल का जब आंदोलन चला है, मैं उस टाइम एमए में था, किरोड़ीमल कॉलेज में। तो मैंने बड़ी नजदीक से देखा है। ये मूवमेंट शुरू किया गया था भाजपा की प्लानिंग से, कि भाजपा की कांग्रेस प्लानिंग से, शीला बिल्कुल ठीक। दीक्षित को हटाना है,
तो अगर हम सीधा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आते हैं तो लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। तो इन्होंने उसको एक वो अनमैरिड आदमी था, देखा कि ये 10-15 दिन जो है तो भूखा रह लेगा, तो उसको उठा लाए राणे सिद्धि से, अन्ना हजारे। और बाकी यहाँ जो टीम थी आरएसएस की, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में, उनको एकजुट करके बैठा दिया। और जब माहौल बनने लगा तो उसमें केजरीवाल ने दिमाग लगाया कि इस पूरे माहौल का बेनिफिट भाजपा क्यों ले जाए, तो उसने अनाउंस कर दिया पार्टी। इसलिए भाजपा और केजरीवाल की आज तक जो है वो भाजपा वाले केजरीवाल को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जो एजेंडा था भाजपा का था, इनकैश कर ले गया केजरीवाल। ये पूरा जो केजरीवाल को नेता बनाने में जितना भी खर्च आया, ये विवेकानंद फाउंडेशन ने दिया, सब जानते हैं। विवेकानंद फाउंडेशन आरएसएस संचालित करती है। तो इनके पास तंत्र है। ये रातों रात बना लेते हैं अपने नेता, जो इनको माहौल सेट करना होता है वो कर लेते हैं। और इनको पता है कि हम सरवाइव कर सकते हैं सत्ता में रह के। नहीं भैया, उनके लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको उनके लोग सपोर्ट करते हैं। हमारा आदमी मेघराज जी से, अहिवार जी और अशोक जी, मैं मेघराज जी से भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद में हम जगतार जी से ले लेंगे, क्योंकि बाद में आज का हमारा जो समय भी है, इस पर मैं मेघराज जी से चाहूंगा कि बात रखें। बिल्कुल आगे चर्चाएं बड़ी अच्छी विचार चलते लिए। ब्राह्मणों को क्वेश्चन लगे, सब ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों क्या वो ये मतलब ब्राह्मण तो अपने पूरी बेईमानी के काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, छल कपट को करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं, जज्बात से करते हैं, पूरी हिम्मत से करते हैं। क्या हम अपने अंदर झांक कर देखो ना, अपने अंदर बढ़ कर अपने आप को देखो अपना, कि बाबा साहब की बात को पूरा फैलाएगा, गुरु ग्रंथ साहब की बात को पूरी फैलाएगा, गुरुओं के मिशन को क्या पूरी ईमानदारी से फैलाया। हम तो खुद के साथ बेईमान है, तो हम पूरी वैसे बेफुजूल में बने फिरते। ईमानदार भी है, सच्चे भी हैं, और हम अच्छे भी हैं। ना हम सच्चे, ना हम ईमानदार, हम बिल्कुल एक नंबर के ठग बेईमान है। इसलिए अगर पूरी बेईमानी के काम को अगर फैलाने की बड़ी इच्छा, जैसे ब्राह्मण जानो कुछ तो शिक्षा ले लो कि अपने बेईमानी के काम के फैलाने के लिए अरबों करोड़ों रुपया खर्च करता है मैंने फैलाने के लिए झूठ को। और हम क्या करते हैं, हम 10 रुपये मांगते किसी डोनेशन, तो वो मुंह फैलाते हैं कि दूसरों तुम करोगे क्या। तो सच्चाई को फैलाने के लिए भी उतनी ही ताकत चाहिए जितनी वो बेईमानी और बेईमानी को फैलाने में लगाते हैं। तो पूरी सच्चाई और ईमानदारी को आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी से फैलाएंगे तब फैलेगी, नहीं तो ऐसे टगे रह जाएंगे जैसे टगे फिलहाल है। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। मैं जगतार सिंह साहब से चाहूंगा कि अभी मेघराज जी ने सटीक बातें कह दी है। ये सच है कि हम अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से कितना काम करते हैं। जगतार सिंह जी संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखेंगे। सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारी जो ये मीटिंग थी, ये बेगमपुरा को लेकर थी। जी, जब हम बेगमपुरा के संकल्प को समझेंगे, बेगमपुरा के पूरे शब्द को समझेंगे, तो हमारे को देखना पड़ेगा ये शब्द जो आया है कहाँ से आया, किसने दिया, कब दिया। जैसे अशोक जी ने बताया, तुलसी के रामराज से तकरीबन 250-300 साल पहले रविदास जी हमारे को ये सपना दिखा चुके थे बेगमपुरा का। और ये जो बेगमपुरा का सपना है, मैं कहीं भोजन मीटिंगों में भी जाके देखा है। मैं किसी संगठन का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, बहुत विद्वानों के साथ ही बैठे। बेगमपुरा का नाम सभी ले रहे हैं, सभी संगठन ले रहे हैं, पर मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि समाज के बड़े बड़े नेता जो समाज को लीड कर रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, वो बेगमपुरा का नाम ले रहे हैं, पर बेगमपुरा को समझ नहीं रहे बेगमपुरा है क्या। सही बात। बेगमपुरा को अगर हम समझेंगे, बेगमपुरा एक शहर की कल्पना है, बेगमपुरा शहर को ना हो। और सबसे पहले तो हम यहां समझें कि हमारे भक्तों की सोच, हमारे महापुरुषों की सोच उस समय गांव देहात से निकल के शहरीकरण के अंदर थी। और इसको छोटा मोटा ना समझा जाए, इसको अगर हम निकल के देखें हमारी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से, तो वो भी पूरी तरह विकसित शहरी संस्कृति थी, जिसके अंदर नालियां थी, सीवरेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम थी, और जिसके अंदर जो ईंटें थी वो ऐसी चारकोल की वाटर प्रूफ ईंटें थी जो हमारे साइंटिस्ट आज तक तैयार नहीं कर सके।
तो जो बेगमपुरा शहर का काम है, नाम है, उसकी कल्पना जो इसी शब्द के अंदर बेगमपुरा शहर, इसी के अंदर बहुत बड़ी थीसिस छुपी हुई है। पर जब हम इसी शब्द के अंदर और भी गहरा उतरते हैं तो हम देखेंगे इसके अंदर आगे जाके अब मैं खूब वतन कह पाई, वतन की बात है, अपनी राज सत्ता की बात है, अपने देश की बात है। जब राज सत्ता की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो अपनी राजनीति की बात आएगी। तो जो हमारे भक्त रविदास जी ने बेगमपुरा का हमारे को सपना दिया, इससे अगला स्टेप हमारा शुरू किया भक्त कबीर जी ने। पूरे ग्रंथ साहब के अंदर जो खालसा कंसेप्ट है वो भक्त कबीर जी का दिया हुआ है। कह कबीर जन भय खालसे, कबीर जी का दिया हुआ। ये दोनों शब्द आपस में मिलते हैं। क्यों? बेगमपुरा चाहे छोटे लेवल पे एक शहर बसाना हो, चाहे पूरा वतन बसाना हो, वो कोई पापी दुष्ट आत्मा नहीं बसाएगी। वो जो बसाएंगे वो खालस स्वरूप होंगे, खालस होंगे। तो यहां से वो दोनों शब्द मिलते हैं आपस में, और इन्हीं दोनों शब्दों के ऊपर काम किया हमारे गुरुओं ने। जब हमारे गुरुओं ने इसके ऊपर काम किया, उसका नतीजा था बंदा सिंह बहादुर ने पहला सिख राज कायम किया, महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज कायम किया, 22 मिसलें कायम की। आज जैसे अशोक जी बोल रहे हैं भी, तुलसी की जो विचारधारा थी वो राजसत्ता कायम कर गई 300 साल बाद, हम नहीं कर सके। उसके पीछे बहुत उन्होंने अच्छे अच्छे रीजन दिए। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हम अपनी राजनीति की विचारधारा को, जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करते हैं, वहां पैर पैर पे आता है तो गुरु प्रसाद का राजयोग, गुरु ग्रंथ साहब हमारे को राजयोग दे रहा है। राजनीति वहां से भी निकल के आती है हमारी, जिसका राज तिसे का सुपना। हम अपने हथियारों से जो हमारे को हमारे गुरु साहब ने दिए, हम अपनी पगड़ी से, हम अपनी राजनीति से, हम कहते हैं हम, हमारे को जो, मेरे को माफ करना, जो हमारे अंग्रेजों के समय में जो हमारा बहुजन आंदोलन चला, बहुजन मूवमेंट चली, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संरक्षण में जो हमारी मूवमेंट चली है, वो बड़ी चतुराई के साथ हमारे को कन्वर्ट करके राजनीतिक अधिकारों के ऊपर ले आई है। हमें राजनीतिक सत्ता चाहिए थी, हमारा सत्ता की लड़ाई है, राजनीतिक अधिकारों, राजनीतिक भीख की लड़ाई हमारी नहीं है। जब हम राजनीतिक भीख पे उतर आए, हमने अपनी राजनीति की बात करनी छोड़ दी। आज मेरे को याद आता किसानी आंदोलन। किसानी आंदोलन में किसान अपने मुख्य डिमांडों के लिए, अपनी जायज डिमांडों के लिए लड़ रहे थे। सरकार बदनाम कर रही थी उनको। नहीं, एक तो ब्लेम उनके ऊपर लगाया ये खालिस्तानी है, दूसरा एक और ब्लेम लगाया ये राजनीति कर रहे हैं। और हमारे बड़े बड़े किसान नेता भी भीगी बिल्ली बनकर, नहीं जी हम राजनीति नहीं कर रहे। मेरा आज सवाल बहुत खड़ा ब्लेम होता है, लगाया, अय्यासी का अड्डा भी कहा था। हाँ ठीक भी, हम राजनीति नहीं कर रहे। हम भीगी बिल्ली बन के क्यों बोलते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे थे? हमें शेर की तरह कहना चाहिए कि हमारे गुरु रविदास का सपना राजनीति का सपना है, गुरु गोविंद सिंह जी का सपना राजनीति का सपना है, गुरु नानक का, गुरु ग्रंथ साहब जी का सपना राजनीति का सपना है। ये हमारे को शेरों की तरह अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम इस देश में कुछ अपने समाज को नई दिशा दे सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ भिखारियों की तरह अपने अधिकार मांगने की, हमारे को रिजर्वेशन दे दो, हमारा रिजर्वेशन लागू कर दो, दिया हुआ पर लागू नहीं कर रहे। ठीक, हमारे को अदालतों में ये नहीं मिल रहा। तो हमारे को जो समस्या ये आ रही है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने काम किया, वो काम क्या किया? आज हम रविदास जी भी बन गए, आज हम वाल्मीकि, आज हम कबीर पंथी भी बन गए, आज हम सिख भी बन गए। रविदास, कबीर, सिख, गुरु नानक, सिख मूवमेंट, ये सब आपस में इकट्ठी थी। जब ये आपस में इकट्ठी थी, आज के रविदास जी, कबीर पंथी, सिख आपस में इकट्ठे क्यों नहीं होते? जब हमारे महापुरुषों ने मूर्ति पूजा के विरोध की बात बोली कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, बेगमपुरा यात्रा के बाद मैं भी इस मूवमेंट में काफी देर घूम का, मैंने भी पंजाब में कई जगह अपना रविदास के मंदिर, कबीर के मंदिर, यहाँ तक कि बौद्ध मठों में जाके देखा। क्या हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे? मैं बौद्ध मठों से पूछना चाहता हूँ, कबीर पंथियों से पूछना चाहता हूँ, एकता से हमारे को तकलीफ क्यों होती है? ये कुछ कमियां हैं जो हमारे को समझनी पड़ेंगी और कमियों को दूर करना पड़ेगा। हमको खुल के राजनीति की तरफ आना पड़ेगा। आप वो दिन याद करो जब अंग्रेजों का राज था और हमारे को राइट टू एजुकेशन मिला था। राइट टू एजुकेशन मिला था और हमारे ही लोग, अपर कास्ट के साथ हमारे ही लोग कहते थे नहीं नहीं, हमने पढ़ के क्या करना है, हमारा तो काम पढ़ाई लिखाई का हमारा काम थोड़ी है, हमने तो खेतों में ही काम करना है। वैसे ही सोचो, वही मानसिकता आज भी है
कि नहीं जी, जब संविधान हमारे को राजनीतिक करने का अधिकार दे रहा है, राजनीतिक रूप से हमारे को एकता है, आर्थिक रूप से एकता है, हमारे को हर तरफ से ये समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो हम क्यों डर रहे हैं? ये कमजोरी हमारे अंदर की है, और ये कमजोरी हमारे अंदर बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से, मैं बार बार कहूंगा, विदेशी ताकतों ने, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, अंग्रेजों ने, वर्ल्ड पावर ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, और उनके अंडर काम करने वाले संगठनों ने हमारे अंदर ऐसे बुद्धिजीवी पैदा ही नहीं किए, उनको हमारी सत्ता के ऊपर, हमारे संगठनों के ऊपर स्टैब्लिश्ड किया, कब्जा करा के रखा। उन्होंने कभी हमारे को सीधे रास्ते पे, सही रास्ते पे चलने ही नहीं दिया गया। जब हम सही रास्ते पे चले ही नहीं, तो जो अपने मिशन पे चले वो हमसे 250 साल बाद चल के भी, हमसे सीमित संसाधनों के बाद होने के बाद भी वो कहीं से कहीं पहुंच गए, क्योंकि हमारे विद्वानों ने हमसे काम किया ही नहीं। इस वजह से अब बस ज्यादा इस बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, अपने गुरुओं के, महापुरुषों के आंदोलन को सही अर्थों में समझो। वह आंदोलन राजनीतिक था, सामाजिक था, यहाँ तक कि वाणिज्य का भी था, व्यापार का, आर्थिक भी आंदोलन भी था, ठीक है। इन सबको इकट्ठा करके वो एक धार्मिक आंदोलन भी था। तो ये सब समझते हुए हमारे को, जो हमारे गुरुओं ने पगड़ी दी, जो दाढ़ी दी, जो कृपाण दी, जो घोड़े पे चढ़ने का दिया, जो हमारे को राइट टू एजुकेशन दिया, शिक्षा का अधिकार, 2 हमारे देश में धर्म चले हैं, बौद्ध धर्म बुद्धि के इस्तेमाल के लिए, सिख धर्म सीखने के लिए। आज हमारा भोजन तबका फिर भी अनपढ़ क्यों है? और जो पढ़ लिख गया है वो भी सिर्फ इतना ही पढ़ा लिखा है कि वो किसी सरकार के, चाहे वो अंग्रेजी सरकार हो, चाहे वो कनाडा में, चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो भारत के अंदर, सिर्फ वो अगर कलेक्टर भी बन गया तो एक नौकर है, और वो नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका अपना दिमाग काम नहीं करता कि हमारे महापुरुष क्या कहते थे, क्या करने के लिए कहते थे, क्या हमने करना है, कैसे करना है, उसमें उसका कहीं कोई दिमाग काम नहीं करता, पढ़े लिखे लोगों का भी। ये मैं क्षमा याचना के साथ शब्द बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। जी एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा का हमारा समय तो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं संक्षिप्त में अशोक जी और एलवन सिंह साहब से चाहूंगा कि कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा का कंक्लूजन के रूप में अपनी बात कहेंगे, संदर्भ के रूप में बात कहेंगे। अशोक जी। जी, मैं बस लास्ट में यही बात कहता हूँ कि जो हमारे गुरुओं महापुरुषों ने जो कहा है, वो उन्होंने समय परिस्थिति को देखते हुए प्रत्येक बात कही है, और उन्होंने एक मार्ग दिखाया है अपने लोगों को। अब ये हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि हम उन चीजों को कैसे समझते हैं। वो एक उदाहरण दे के बताना चाहूंगा। जो एक नारा है, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज्ड, ये रशियन क्रांति के टाइम लेनिन ने इसको यूज किया। सोशलिस्ट जो क्रांति हुई उसमें सबसे पहले ये नारा सोशलिस्टों ने यूज किया, और बाद में जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब पश्चिमी शिक्षा लेके आए तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1942 में ये नारा दिया, और वो ये वहां से वो लेके आए, और वो इस नारे को लेके आए तो उनको इस नारे का महत्व पता था। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक उद्देश्य बनाया कि हमें इस देश का शासक बनना है। उन्होंने 1944 में मद्रास में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तुम जाके अपनी दीवारों पे लिख लो कि तुम इस देश के शासक। तो ये जो एजुकेट, एजिटेट, देन ऑर्गेनाइज का जो नारा था, इसके पीछे एक उद्देश्य समाहित था। जो रशियन क्रांति का जो क्रांति थी, उस क्रांति को साकार करने के लिए इस नारे का यूज किया गया, और वही उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर देना चाहते सोसाइटी को कि जो शासक वर्ग बनने के लिए एजुकेट का मतलब लोगों को वर्तमान जो मुद्दे हैं, जो वर्तमान सिचुएशन है, उससे जागरूक करना, एजुकेट करना, एजिटेट करना, उनके अंदर वो उत्साह पैदा करना, उस व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोश पैदा करना, और फिर उनको संगठित करके उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लेके जाना। ये मोटिव था इस नारे का। आज अम्बेडकरवादियों ने क्या किया? एजुकेट का मतलब उन्होंने डिग्री लेना बना लिया, समझ लिया कि शिक्षित बनो, कह के गए बाबा साहब, डिग्री ले लो। फिर उन्होंने, किसी ने
एजिटेट को लास्ट में बैठा दिया, किसी ने शुरू में कर दिया। आज जो हिंदी में ये नारा लिखते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जो एजिटेट है, एजिटेट का मतलब संघर्ष, ये रोड छाप संघर्ष नहीं होता। एजिटेट वो स्ट्रगल होता है। और डॉक्टर अंबेडकर की अंग्रेजी इतनी कमजोर नहीं थी। एजिटेट का मतलब होता है माइंड रिलेटेड, माइंड को एजिटेट करना। तो उन्होंने कहां से नारा लिया, किन अर्थों में यहाँ अपने लोगों को दिया, और आज जो अंबेडकरवादी है अर्थ में यूज करना शुरू कर दिए। ये होता है कि हमारे जो गुरु महापुरुष होते हैं वो कहते कुछ हैं, करना कुछ और चाहते हैं, और उनके जो अनुयायी हैं वो करने कुछ और लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लक्ष्य है वो भटक जाता है, लक्ष्य हमारा जो है तो बदल जाता है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि आज की परिस्थितियों में इस ब्राह्मणवादी रामराज को, इस देश का जो बहुजन वर्ग है, बहुसंख्यक है, अगर उसके हित की बात करनी है, उसका हित सुरक्षित रखना है, तो इस देश से इस रामराज को उखाड़ फेंकना होगा। और उस रामराज को उखाड़ फेंकने के लिए, उस विचार को, उस यूटोपिया को उखाड़ फेंकने के लिए आपको भी एक विचार की जरूरत है। और वो विचार है हमारे गुरुओं का, हमारे भक्तों का, महापुरुषों का विचार, रविदास का विचार, कबीर का विचार। कबीर ने भी अमर देशवा, कबीर का जो अमर देशवा है, रविदास का जो बेगमपुर है, सबकी जो फिलॉसफी है एक ही दिशा में है। और जो कांसीराम तक वो धारा चली आती है, तो उसको हमें अपने लोगों को स्पष्ट तरीके से समझाना होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो नई पीढ़ी है, अब सिचुएशन बदली है, परिस्थितियां बदली हैं, और जो ये नई पीढ़ी है इसके अंदर थोड़ा जोश भी अलग है। तो इनको उस लक्ष्य के लिए हमें लगातार आंदोलित करते रहना पड़ेगा, उनको अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, और अपने अंदर ईमानदारी रखनी पड़ेगी। तब जाके काम को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग जितने हमारे साधन संसाधन है, जितनी हमारी यूनिट है, उसके हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं। पर डे हम कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जो ये हमारा मिशन है इसके विषय में हम लोगों को अवगत करा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको एक बार फिर बहुत से शुक्रिया वाहिगुरु जी अशोक सिंह जी, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में संक्षिप्त में कम ही शब्दों में फिर से सिंह साहब से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, फिर हम आज का कार्यक्रम समाप्त करें। मैं सिर्फ 2 ही लाइन में खत्म करूंगा। मैं अशोक सिंह जी की बातें पूरी तरह से सहमत हूं उनकी। और ये कुंजी तो हमें ब्राह्मण ने ही दे दी है कि जो राम ना भजे वो चमार है। तो इस बार उनको बता दो कि हम नहीं भजते। आप उसने जो हमें जो एक कुंजी पकड़ा दी ना, उसका भरपूर उपयोग कर लो कि जी जो राम को ना भजे वो चमार है, कि हम हैं, बस खत्म। और बेगमपुरा की शुरुआत है यहीं से, ये उनको मालूम पड़ जाएगा 22 तारीख को ही। जय गुरुदेव। बहुत शुक्रिया वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा पर हमारे बीच में जुड़े जगतार सिंह साहब का, भगवान दास साहिवाल साहब का, अशोक सिंह जी का, एलेवन सिंह साहब का, और जी भगवान दास जी, संक्षिप्त में आप भी अपनी बातें पूरी कर दें जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे अभी अशोक भाई कह रहे थे, हम सब लोग विचार करते हैं, हम लोग हैं, हमारे रामनाथ कोविंद जी आए थे, हमारे आज द्रौपदी जी हैं, और हमारे महोदय भी है, जो कि मतलब वो भी बट से आते हैं, और बाकी ये लोग एससी से है। लेकिन इन लोगों को क्या ये दिखाई नहीं देता कि हम बाबा साहब के विचारधारा को, या सतमार्ग पे चलने के बाद, सतमार्ग पे चल करके अपने समाज के साथ कुछ करें। सच्चाई ये है, हम अपने लोग, अरे भाई दूसरों के ऊपर तोबत लगाने के बजाय खुद करके दिखाएं कुछ। मैं एक प्लान दे रहा हूँ भारतवासियों को। अगर मेरा साथ 3 साल पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से देते हैं, तो मैं भारत के नौजवानों को बुद्ध के जैसा दिमाग दूंगा, और सम्राट के जैसा शरीर बनाऊंगा, और महाराजा रणजीत सिंह के जैसा राज करके कायम करके दिखाएंगे।
अगर 3 साल जी। मेरे को नौजवान देते हैं साथ में। थैंक यू, शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की इस परिचर्चा पर जुड़े जगतार सिंह साहब का, भगवान दास जी का, सुख जी का, एलवन सिंह साहब का और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक जसवीर भाटिया साहब का, मेहराज सिंह साहब का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज की जो महत्वपूर्ण परिचर्चा है हमारे जो एपिसोड का, हम आने वाले समय में बेगमपुरा राज के ऊपर में एक विस्तृत श्रृंखला करने की कोशिश करेंगे। उनकी एक-एक बिंदुओं पर गुरु रविदास जी महाराज के ऊपर में उनकी जो एक-एक जो विचार है उसको हम इस चैनल के माध्यम से बात रखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक दिन में कोई बातें पूरी हो नहीं सकती और समय का लिमिट रहता है। इसलिए एक मीडिया के माध्यम से आज के समय में हमारा सोशल मीडिया बहुत कारगर सिद्ध है, तो इसके माध्यम से हम इस विचारधारा को जन-जन तक लेके जाएँगे और देश और दुनिया में फैले बेगमपुरा विचारधारा के लोगों के साथ में हम इस परिचर्चा को आगे लेके जाएँगे। तब तक मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की खालसा, फतेह। जय भीम, वाहेगुरु जी नमो की फतेह। बुद्धाय, सत राम, सत श्री अकाल। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय आप भीम, सभी नमो लोगों का बुद्धाय। शुक्रिया।